हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 7। तो बेटे आज हमें 7वां यूनिट स्टार्ट करना है और सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 1। तो ये बेटे 7वीं यूनिट का पहला वीडियो है। और यदि आप इससे पहले किसी भी यूनिट को पढ़ना चाहते हैं तो आपको बेटे वे सारी यूनिट यानी यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 6 तक आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा हर एक यूनिट का। और बेटे कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा जहां आप यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 6 तक सारे यूनिट पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। तो आज हमें पढ़ना है बेटे, हमारा जो यूनिट नंबर 7 है उसका नाम है पी ब्लॉक तत्व। तो आज हमें पी ब्लॉक तत्वों की स्टार्टिंग करनी है। पी ब्लॉक तत्व को समझने के लिए हमें बेटे सबसे पहले समझना है पी ब्लॉक तत्वों का परिचय। तो हम पी ब्लॉक तत्वों का इंट्रोडक्शन करेंगे कि पी ब्लॉक तत्व आखिरकार हैं क्या, कहाँ से आए और किसने इन्हें बताया कि पी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं। इन्हें समझने के लिए बेटे हमें समझना पड़ेगा दीर्घाकार आवर्त सारणी का परिचय। तो जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम करेंगे जिससे हमें समझ में आएंगे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्व क्या होते हैं। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे पी ब्लॉक तत्व जो होते हैं उन्हें समझने के लिए हमें जरूरी है समझना आवर्त सारणी को। ठीक है बेटे। तो हमें सबसे पहले समझना है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी वास्तविकता में कैसे बनाई गई थी और क्यों बनाई गई थी। ठीक है बेटे। उससे हमें पता चलेगा कि पी ब्लॉक तत्व वास्तविकता में है क्या और हमें कौन कौन से पी ब्लॉक तत्वों का अध्ययन करना है कक्षा 12 में और कौन कौन से पी ब्लॉक तत्वों का अध्ययन हम कर चुके हैं कक्षा 11 में। ठीक है बेटे। तो ध्यान से देखो जरा, बोर्ड पे बना रखा है बेटे, देखो दीर्घाकार आवर्त सारणी। इसका नाम बेटे दीर्घाकार आवर्त सारणी है या इसे प्रावर्धित आवर्त सारणी भी कहते हैं या इसे आप कह सकते हो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बेटे सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी आखिरकार बनाई किन वैज्ञानिकों ने थी। तो वैसे आपने कक्षा 11 में पढ़ रखा है पर फिर भी मैं आपको बताता हूं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई थी 3 वैज्ञानिकों ने जिनका नाम था रोंग, वर्नर और बरी। इन 3 वैज्ञानिकों ने बनाई थी बेटे दीर्घाकार आवर्त सारणी जिसे आप कहते हो प्रावर्धित आवर्त सारणी या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये खड़ा होता है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई गई थी। सुनो ध्यान से, दीर्घाकार आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई गई थी। तो बेटे दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। कुछ बच्चे सोचते हैं कि दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई थी परमाणु क्रमांक के आधार पर। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बेटे जो सबसे पहले आवर्त सारणी बनी वो बनाई थी मेंडलीफ ने। आपको पता है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाई थी बेटे, मेंडलीफ ने बनाई थी। और किस आधार पर बनाई थी, परमाणु भार के आधार पर बनाई थी। परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा था और उन्होंने बनाई थी सबसे पहली आवर्त सारणी मेंडलीफ ने, जिसे कहा गया था मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। ठीक है बेटे। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था मोजले। क्या नाम था बेटे, मोजले। फिर मोजले ने जो मूल आवर्त सारणी थी उसमें थोड़ा सा संशोधन किया था। मोजले ने क्या किया था कि जो मेंडलीफ ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रख रखा था, मोजले ने क्या करा कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में ना रख के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा बेटे। और उससे जो आवर्त सारणी मोजले को मिली उसे कहा गया संशोधित आवर्त सारणी, मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है। वो मोजले ने बनाई थी और परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई थी। उसके बाद
ये तीन वैज्ञानिक आए, रॉन्ग, वर्नर और बरी। इन तीन वैज्ञानिकों ने क्या करा, इन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तो रखा ही है, पर परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया इन्होंने चेंज किया है आवर्त सारणी में। और वो चेंज ये है कि इन्होंने आवर्त सारणी को 4 हिस्सों में तोड़ दिया है। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी की हम बात कर रहे हैं बेटे, दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाने वाले वैज्ञानिकों ने सारे तत्वों को, यानी कि लगभग 118 तत्वों को 4 हिस्सों में तोड़ दिया है, 4 ब्लॉक्स में तोड़ दिया है, 4 ब्लॉकों में तोड़ दिया है, जिन्हें कहते हैं एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्व। ठीक है बेटे। तो ये जो 4 ब्लॉकों में तत्वों को तोड़ा गया है ना, इसका आधार बेटे मात्र इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या है बेटे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी का आधार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाई गई है परमाणु क्रमांक के आधार पर बेटे ये बात तो ठीक है कि इसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में ही रखा गया है, पर बेटे परमाणु क्रमांक से ज्यादा मायने रखता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो इसका आधार है बेटे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई है। अब अगला सवाल हमारे दिमाग में खड़ा होता है कि सर दीर्घाकार आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं और कितने आवर्त हैं? तो बेटे ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है वर्ग, वर्ग की तीर का निशान इधर को लगा रखा है, ये सारे वर्ग हैं। पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। तो आपको ध्यान रखना है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं बेटे? 18। ये चीज आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रावर्धित आवर्त सारणी या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितने वर्ग हैं? 18। आप उन्हें चाहे वर्ग कहो, चाहे आप उन्हें समूह कहो, चाहे आप उन्हें कहो ग्रुप, एक ही बात है। ठीक है। वर्ग कह दो, समूह कह दो या ग्रुप कह दो, एक ही बात है। कितने वर्ग हैं बेटे? 18 वर्ग हैं। इस चीज का हमें बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात, यदि मैं आवर्त की बात करूं तो आवर्त बेटे ऊपर से नीचे की तरफ हैं। कितने आवर्त हैं? देखो पहला आवर्त तो ये लिखा हुआ है, यानी कि पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ये दूसरा आवर्त है, इस तरह होते हैं आवर्त। दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त है, ये चौथा आवर्त है, ये 5वां, 6ठा और 7वां। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में केवल 7 आवर्त होते हैं। अब इसका कारण क्या है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में केवल 7 आवर्त क्यों होते हैं? इसका कारण पता क्या है बेटे? ज्यादातर बच्चों को इसका कारण समझ में नहीं आता है कि आवर्त जो है इनकी संख्या केवल 7 क्यों है। बेटे जो ये आवर्त बनाए गए हैं ना, आवर्त बनाए गए हैं किसी परमाणु में उपस्थित कक्षा की संख्या के आधार पर। यदि कोई परमाणु है और उस परमाणु के पास केवल एक कक्षा है तो हम उसे पहले आवर्त में रखेंगे। यदि किसी परमाणु के पास 2 कक्षाएं हैं तो हम उसे दूसरे आवर्त में रखेंगे। यदि किसी परमाणु के पास 3 कक्षाएं हैं तो हम उसे तीसरे आवर्त में रखेंगे। यदि किसी परमाणु के पास 4 कक्षाएं हैं तो चौथा आवर्त, 5 कक्षाएं हैं तो 5वां आवर्त, और किसी परमाणु के पास 6 कक्षाएं हैं तो उसे छठे आवर्त में रखना पड़ेगा। यानी कि छठे आवर्त में जितने भी तत्व रखे गए हैं उनके पास 6 कक्षाएं हैं। यानी कि ये जो छठा आवर्त है, छठे आवर्त में जितने भी तत्व रखे गए हैं सबके पास कक्षाओं की संख्या या कोशों की संख्या या ऑर्बिट्स की संख्या कितनी है? 6। तो जिस परमाणु के पास 7 कक्षा होती हैं उसे हम रखते हैं 7वें आवर्त में। तो ये जो 7वें आवर्त में रखे गए तत्व हैं, इन 7वें आवर्त में रखे गए तत्वों की खासियत ये है कि इन सब के पास 7 कक्षाएं हैं। कितनी कक्षाएं हैं बेटे? 7। और आपकी नॉलेज के लिए एक बहुत अच्छी बात बताऊं, अब तक हमारे इस संसार में, इस दुनिया में कोई भी ऐसा तत्व या कोई भी ऐसा परमाणु वैज्ञानिकों को दिखाई नहीं दिया है या वैज्ञानिकों ने किसी भी ऐसे परमाणु को महसूस नहीं किया है जिसके पास 7 से ज्यादा कक्षाएं हों।
ध्यान से समझो इस बात को, ध्यान से। कोई भी परमाणु ऐसा नहीं है हमारी प्रकृति में, संसार में, इस ब्रह्मांड में, जिसके पास 7 से ज्यादा कक्षाएं हों। अभी तक ऐसा कोई परमाणु खोजा नहीं गया है। तो जब कोई भी परमाणु ऐसा नहीं है जिसके पास 8 कक्षाएं हो या 9 कक्षाएं हो, ज्यादा से ज्यादा किसी भी परमाणु के पास कितनी कक्षाओं का पता चला है? 7 का। इसलिए हमारी आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं बेटे? 7। ये जो आवर्त बनाए गए हैं ये कक्षाओं की संख्या के आधार पर बनाए गए हैं। इस बात को आपको दिमाग में घुसाना पड़ेगा कि कक्षाओं की संख्या से पता चलता है आवर्त का। ठीक है बेटे, क्लियर होगी बात। अब देखो सुनो, एक बात बता रहा, हमें पता चला कि दीर्घाकार आवर्त सारणी किस आधार पर बनाई गई है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई है। हमें पता चल गया कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। ठीक है, हमें पता चल गया है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। ठीक है बेटे, अब देखो अगली बात कर रहे, ध्यान से सुनियो, अब काम की बात शुरू होने वाली है। देखो जो ये वैज्ञानिक थे ना, रॉन्ग, वर्नर और बरी, इन वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि ये जो दीर्घाकार आवर्त सारणी आपके सामने बनी हुई है, इस आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया था, 4 ब्लॉक में इसे बांट दिया था। ठीक है, अब पहले ब्लॉक पे पहुंचने से पहले मैं थोड़ी सी बात और बता दूं आपको। देखो ये सबसे पहले तत्व रखा गया है हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है 1। ठीक है, मैं तत्व का नाम अब नहीं बोलूंगा। 1 जिसका परमाणु क्रमांक 1 है उसे यहां रख दिया, 2 वाले को यहां रख दिया। अब आप यूं सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में ही रखा है हमने, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जगह क्या आना चाहिए? परमाणु क्रमांक आना चाहिए। यदि बेटे खाली परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रख के आवर्त सारणी बन जाती ना, तो इसे हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक 2 है, इसे हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, इससे इतना दूर रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसे हीलियम को तो बेटे यहीं रख देते हम। जब परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रख के आप परमाणु क्रमांक बताते इसका आधार, तो फिर तो बेटे पहला जिसका परमाणु क्रमांक 1 है उसे यहां रख दिया, 2 वाले को यहां रख दिया, 3 वाले को यहां रख दिया, 4 वाले को यहां रख दिया। तो परमाणु क्रमांक का बढ़ता क्रम तो है, पर परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम को भी मिला के नहीं रखा गया है, तत्वों को रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो जो सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन, उसे तो रख रखा हमने कहा? उसे तो रख रखा बेटे पहले वर्ग में और पहले आवर्त में। ये 1 है, ये परमाणु क्रमांक 2, फिर 3, 4, ध्यान से देखते रहियो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 72, 57 के बाद 72 आ गया, 57 के बाद 72 आ गया, 57 के बाद 72 आ गया। देखो 57 के बाद तो 58 आना चाहिए था बेटे, 57 के बाद तो 58 आना चाहिए था, 57 के बाद आ गया 72। अब बताओ तुम्हारा परमाणु क्रमांक कहाँ गया? तो परमाणु क्रमांक का तो बढ़ता हुआ क्रम इन्होंने रखा भले ही है, पर आवर्त सारणी का आधार पूरा परमाणु क्रमांक नहीं है बेटे। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटे। 57 के बाद 72 इसलिए आया है कि यदि आप जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 58 है, 58, उसे यहां रखते हो ना, तो उसके गुण इस चौथे वर्ग के तत्वों से नहीं मिलते हैं। और वे 14 तत्व जब आगे की तरफ हम रखते हैं तो सब जो तत्व जिस जिस वर्ग में आते हैं उस वर्ग के गुणों के साथ समानता नहीं दिखाते हैं, इसलिए उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ अलग है। इसलिए 57 के बाद 72 को इसलिए रखा गया है क्योंकि वर्ग संख्या 4 के तत्वों से ये जो परमाणु क्रमांक 72 वाला तत्व है HF हाफनियम, वो ही समानता दिखा रहा था। अब बात यह है कि चलो ठीक है सर, हमें पता चल गया कि 57 के बाद 72 परमाणु क्रमांक वाले तत्व को क्यों रखा गया, क्योंकि 57 के बाद जो मैचिंग बैटरी थी वो मैचिंग बैटरी थी 72 वाले की, इस ग्रुप नंबर 4 के साथ, वर्ग संख्या 4 के साथ या समूह संख्या 4 के साथ 72 की ही मैचिंग बैटरी थी गुणों में समानता को देखते हुए।
पर ये जो 14 तत्व बीच के गायब हुए, ये 14 तत्व कहाँ गए? 57 के बाद 72, 14 तत्व कहाँ गए? बेटे 57 के बाद 72 की बात करें तो 14 तत्व रखे गए आवर्त सारणी के नीचे एक श्रेणी के रूप में। देखो 57 के बाद ये रहा 58, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। तो 57 के बाद 71 तक, यानी 58 से 71, जिसे आप कहते हो सीरियम से लेके और लुटीशियम तक के तत्व, 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे एक श्रेणी के रूप में रखा गया है। और इस श्रेणी का नाम रखा गया है लेंथेनाइड। क्या नाम रखा गया है बेटे? लेंथेनाइड। अब सवाल ये आता है कि इसका नाम लेंथेनाइड क्यों रखा गया है? बेटे लेंथेनाइड इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके सबके गुण लगभग किसके जैसे हैं? यहाँ देखो, लेंथेनम जैसे हैं, और लेंथेनम से ही इन्हें उठाया है। इन्हें जो है तीसरे वर्ग से उठाया है और छठे आवर्त से उठाया है। इनके गुण लगभग लेंथेनम जैसे हैं। ये लेंथेनम ही तो है जिसका परमाणु क्रमांक 57 है, 57 है। इन सब 14 तत्वों के गुण लेंथेनम जैसे हैं, पहली बात। और इन्हें लेंथेनम के पास से ही उठाया गया है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं लेंथेनाइड, यानी कि लेंथेनम की प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाले। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो 57 के बाद आ गए हम 72, फिर 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89 के बाद तो 90 आना चाहिए था। 89 के बाद 104 है। बताओ परमाणु क्रमांक कहाँ गया? 89 के बाद तो 104 है। 89 के बाद तो 90 आना चाहिए था, यहाँ 104 है। यहाँ भी 14 तत्व गायब हो चुके हैं। उन 14 तत्वों को एक्टीनियम के पास से 14 तत्वों को उठा के फिर नीचे रखा गया। देखो 90 थोरियम से लेके 103 लॉरेंसियम तक। तो ये 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, इन 14 तत्वों को भी आवर्त सारणी के नीचे अलग जगह दी गई है, क्योंकि इन 14 तत्वों को भी यदि आवर्त सारणी में आप सेट कर देते तो इनके गुण उन वर्गों से नहीं मिल रहे थे जिन वर्गों में ये सेट हो रहे थे, बैठ रहे थे। तो इसलिए इन 14 तत्वों के कारण भी आवर्त सारणी में एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा था। इसलिए इन 14 तत्वों को भी आवर्त सारणी से निकाल के नीचे धक्का दे दिया और एक अलग श्रेणी बना दी। और बेटे उस श्रेणी को हम कहते हैं एक्टिनाइड। क्या कहते हैं? एक्टिनाइड। तो ये ऊपर वाले तो लेंथेनाइड हैं, नीचे वाले हैं एक्टिनाइड। अब इनका नाम एक्टिनाइड्स पता क्यों है? इनका नाम एक्टिनाइड्स इसलिए है क्योंकि इनके गुण इस एक्टिनियम जैसे हैं। किसके जैसे हैं? एक्टिनियम जैसे। और इन्हें एक्टिनियम के पास से ही उठाया गया है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं एक्टिनाइड। ठीक है, तो यहाँ 89 के बाद आना चाहिए था 90, वो नीचे है। 103 तक यहाँ आ गया, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118। तो हमें एक बात पता चल गई कि आवर्त सारणी में अधिकतम तत्वों की संख्या कितनी है? 118। ठीक है, हमें पता चल गया कि आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं? 18। आवर्त कितने हैं? 7। ये इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि जो छठे आवर्त और 7वें आवर्त से 14 तत्वों को उठा के आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है 2 श्रेणियों के रूप में। उनमें से पहली श्रेणी को लेंथेनाइड और दूसरी श्रेणी को एक्टिनाइड कहते हैं। इन्हें आवर्त सारणी से उठा के अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि इन्हें आवर्त सारणी में रखने से आवर्त सारणी की व्यवस्था बिगड़ जाती है और ये तत्व जिस वर्ग में भी व्यवस्थित किए जाते हैं उस वर्ग के बाकी तत्वों के साथ गुणों में समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये एक समस्या है। तो यहाँ इस बात को तो आपने समझ लिया। अब आ जाओ अपने पॉइंट पे, जरा ध्यान से समझियो। पॉइंट पे आने से पहले एक बात समझ लो। मान लो हमारे पास कोई परमाणु है और परमाणु का नाभिक है। नाभिक के बाहर पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, पांचवी। भाई कक्षाएं चाहे कोई सी हो, किसी के पास एक कक्षा है, किसी परमाणु के पास 2 कक्षाएं हैं, किसी के पास 3 कक्षाएं हैं, किसी परमाणु के पास 7 कक्षाएं हैं, पर कोई भी परमाणु इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके पास 8 कक्षाएं हों। अब तक आप केमिस्ट्री पढ़ लिखने के बाद, सीखने के बाद कुछ ऐसी रिसर्च कर दो कि किसी ऐसे परमाणु की खोज कर दो जिसकी बाहरी कक्षा, जिसके पास कक्षाएं कितनी हो, 7 से ज्यादा हो, 8 हो, तो बदल सकती है आवर्त सारणी।
हालांकि आवर्त सारणी में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे इसके अंदर फॉल्ट हैं। उन फॉल्ट को हम यहाँ बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की। आपने 11वीं क्लास में काफी कुछ पढ़ा है आवर्त सारणी के बारे में। अब यहाँ मैं इस आवर्त सारणी का बेटे पोस्टमार्टम तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि मैं इसे यहाँ खोल के रख दूं सारी को आपके सामने। यहाँ तो बेटे हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन करना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है सिर्फ। देखो, मान लो एक परमाणु है, उसका नाभिक है धन आवेशित नाभिक, और उसके पास जितनी भी कक्षाएं हैं, 7 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो सबसे बाहरी कक्षा होती है ना, बाहरी कक्षा को हम एन से लिखते हैं, स्मॉल एन से। इस बात को दिमाग में घुसा लो बेटे बिल्कुल। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, जो बाह्यतम कोश होता है, या जो बाहरी कक्षा होती है, उसे हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से। ठीक है, उसे कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट या बाहरी कक्षा या बाह्यतम कोश। बाहरी कक्षा के अंदर वाली जो कक्षा होती है ना, ये वाली कक्षा, बाहरी कक्षा के अंदर वाली कक्षा को, जिसे आप कह सकते हो सेकंड लास्ट कक्षा। क्या कह सकते हो? सेकंड लास्ट ऑर्बिट कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो पेनल्टीमेट ऑर्बिट। क्या कह सकते हो बेटे? पेनल्टीमेट ऑर्बिट भी आप इसे कह सकते हो। तो जो सेकंड लास्ट वाली कक्षा है, या बाहरी कक्षा से अंदर वाली कक्षा है, या पेनल्टीमेट कक्षा है, उसे हम प्रदर्शित करते हैं n-1 से। देखो क्या लिखा हुआ है, n-1। इस चीज को भी दिमाग में घुसा लो कि बाहरी कक्षा है तो उसे प्रदर्शित करते हैं n से, और जो सेकंड लास्ट कक्षा या पेनल्टीमेट ऑर्बिट होता है उसे प्रदर्शित करते हैं n-1 से। और जो बेटे ये तो लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है, ये क्या है? थर्ड लास्ट। जो थर्ड लास्ट कक्षा होती है उसे हम प्रदर्शित करते हैं n-2 से। किससे प्रदर्शित करते हैं? n-2 से प्रदर्शित करते हैं। बताओ ये बात समझ में आई क्या? आउटर मोस्ट ऑर्बिट n से प्रदर्शित की जाएगी, सेकंड लास्ट ऑर्बिट को हम प्रदर्शित करेंगे n-1 से, और जो थर्ड लास्ट ऑर्बिट होता है, यानी कि बाहरी से अंदर वाली कक्षा, उसे हम प्रदर्शित करते हैं n-2 से। ये बात आपके जहन में बैठी होनी चाहिए, आपके दिमाग में घुसी होनी चाहिए यह बात कि n का मतलब क्या है, n-1 का मतलब क्या है, n-2 का मतलब क्या है। n का मतलब है बेटे आउटर मोस्ट ऑर्बिट, n-1 का मतलब क्या है? सेकंड लास्ट या पेनल्टीमेट ऑर्बिट। और बेटे n-2 का मतलब क्या है? थर्ड लास्ट या एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट। इसे एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट भी कहा जाता है, जो थर्ड लास्ट ऑर्बिट होता है। ठीक है बेटे। अच्छा, अब देखो एक बात भाई, रॉन्ग, बर्नर और बरी ने कहा कि हमारी जो यह आवर्त सारणी है, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पूरी आवर्त सारणी के 4 ब्लॉक हैं। कितने ब्लॉक हैं? 4। ब्लॉक का मतलब टुकड़े, हिस्से, पार्ट, भाग। कितने भाग हैं इसके? 4 भाग हैं, 4 ब्लॉक हैं। उन्होंने कहा कि जो पहले और दूसरे वर्ग के तत्व हैं, पहला वर्ग के तत्व तो ये हैं सारे, यही तो हैं, HLI, Na, K, Rb, CSFr, ये पहले वर्ग के तत्व हैं। दूसरे वर्ग के क्या हैं? BeMgCaSrBa, यही तो हैं। इन्हें याद करने के लिए बहुत सारे टीचर्स बताते हैं बहुत सारी ट्रिक, और आप ट्रिक्स यूज करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे। हमें इस आवर्त सारणी में रट्टा नहीं मारना है। आवर्त सारणी को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, इस बात को दिमाग में घुसा लो। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि आवर्त सारणी में रट्टा मार लिया। बेटे आवर्त सारणी को रटने से कोई फायदा नहीं है, इसे समझना है, रटना नहीं है, समझना है। इसे यूं नहीं रटना है कि आपने यहाँ से शुरू करा और सारे तत्व लिख दिया और आप यूं सोच रहे कि आप जो है रसायन शास्त्री बन गए। कुछ नहीं होने का बेटे इसमें रट्टा मारने से। इसे समझने से काफी कुछ होगा, और आप समझ के ही सीखोगे कि वास्तविकता में आवर्त सारणी का प्रयोग किस प्रकार हम करते हैं, और या कैसे किया जाता है आवर्त सारणी का प्रयोग। ठीक है बेटे। देखो, वैज्ञानिकों ने बताया कि कितने ब्लॉक हैं इसमें? 4 ब्लॉक हैं। पहला है एस ब्लॉक, ये लिखा हुआ एस। एस ब्लॉक में पहला वर्ग आएगा और दूसरा वर्ग आएगा। तो पहले वर्ग के तत्व HLI, Na, K, Rb, CSFr, और दूसरे वर्ग के तत्व BeMgCaSrBa, ये पहले और दूसरे वर्ग के तत्व एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ध्यान से सुनियो,
पहले और दूसरे वर्ग के तत्व क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक तत्व। अब बच्चों के दिमाग में यह सवाल आता है कि सर पहले और दूसरे वर्ग के तत्वों को एस ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है? इसका आंसर पता क्या है? इसका आंसर है कि पहले और दूसरे वर्ग के तत्वों का यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे ऑफ बाउ के नियम से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे ही तो लिखते हैं ऑफ बाउ के नियम से, आपने 11वीं में पढ़ा है। यदि आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, वो NS उपकोष में प्रवेश करेगा, यानी बाहरी कक्षा के S उपकोष में प्रवेश करेगा। मैं बोल रहा NS, N का मतलब क्या होता है? बाहरी कक्षा। S का मतलब क्या है? S उपकोष है। तो जो S ब्लॉक तत्व हैं वे पहले और दूसरे वर्ग के तत्वों को S ब्लॉक तत्व कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है बेटे S ब्लॉक तत्व? क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के S सब ऑर्बिट में एंट्री मारेगा, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के S ऑर्बिटल में एंट्री मारेगा। ठीक है, तो बाहरी कक्षा के S उपकोष में प्रवेश करता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसलिए इन्हें S ब्लॉक तत्व कहा गया है। तो हमें कैसे पता चला कि अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के S उपकोष में एंट्री मार रहा? कैसे पता चला हमें? हमें इसलिए पता चला क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से इस बात का पता चला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में या कौन से सब ऑर्बिट में एंट्री मारेगा, तो बताओ आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नहीं बनी हुई है क्या? बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नहीं बनी हुई है क्या? अब बात आई, चलो S ब्लॉक तत्व हमें पता चल गया कि पहले और दूसरे वर्ग के तत्वों को S ब्लॉक तत्व कहा जाता है। फिर दूसरे होते हैं P ब्लॉक तत्व। P ब्लॉक तत्व होते हैं वर्ग संख्या 13 से लेके और वर्ग संख्या 18 तक के तत्व। वर्ग संख्या 13 से 18 तक के जो तत्व हैं इन्हें P ब्लॉक तत्व कहा जाता है। हालांकि 18वें वर्ग के तत्वों को अक्रिय गैस भी कहा जाता है, पर इन सबको वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्वों को हम कहते हैं P ब्लॉक तत्व। इन्हें P ब्लॉक तत्व पता क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इनमें से वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17, 18 इनमें से किसी भी तत्व को उठा लो आप और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो आप SPDS में, यानी आप बाहु के नियम से 1s2 2s2 2p6 में। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री मारेगा ना, वो बाहरी कक्षा के P उपकोष में एंट्री मारेगा। बेटे गारंटी है इस बात की, बाहरी कक्षा के P उपकोष में एंट्री मारेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए तो इन्हें कहा P ब्लॉक तत्व। क्या कहा बेटे? P ब्लॉक तत्व इन्हें इसीलिए कहा गया है। अब बात आई है कि D ब्लॉक तत्व कौन से हैं? बेटे वर्ग संख्या 3 से लेके और वर्ग संख्या 12 तक के तत्व D ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। देखो इनके 3 से लेके 12 के ऊपर मैंने लाइन खींच के लिख रखा है D। वर्ग संख्या 3 से 12 तक के तत्व D ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं D ब्लॉक तत्व? क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनियो, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड लास्ट कक्षा के D ऑर्बिटल में एंट्री मारता है। सेकंड लास्ट के D में, सेकंड लास्ट का मतलब n-1 के D में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा, n-1 के D उपकोष में जाएगा। n-1 का मतलब बाहरी कक्षा तो हो ही नहीं सकता है बेटे। n-1 का मतलब क्या होता है? बाहरी से अंदर वाली कक्षा, जिसे आप कहते हो सेकंड लास्ट कक्षा या पेनल्टीमेट कक्षा के D उपकोष में एंट्री मारेगा इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला, इसलिए इन्हें कहा D ब्लॉक तत्व। ठीक है, बहुत डिटेल में खोल दूंगा, हर एक बात को ध्यान से समझिए। मैंने कहा कि S ब्लॉक तत्व किन्हें कहते हैं? पहले और दूसरे वर्ग के तत्वों को S ब्लॉक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो NS में एंट्री मारता है। NS, N बाहरी कक्षा और S उपकोष NS में एंट्री मारता है। P ब्लॉक तत्व उन्हें कहते हैं वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक के तत्वों को, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन NP में एंट्री मारता है। NP, N माने बाहरी कक्षा का, P उपकोष में एंट्री मारता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। और D ब्लॉक तत्व कहते हैं वर्ग संख्या 3 से 12 तक के तत्वों को। इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री मारता है n-1 D में एंट्री मारता है, यानी सेकंड लास्ट कक्षा के D उपकोष में एंट्री मारता है। अब आते हैं
कि जो आवर्त सारणी का जो तीसरा वर्ग है, तीसरे वर्ग से और छठे आवर्त से, ये उठा रखे 14 तत्व। देखो वर्ग कौन सा है? तीसरा। आवर्त कौन सा है? छठा। तो तीसरे वर्ग में छठे आवर्त से और तीसरे वर्ग में ही सातवें आवर्त से 14 तत्वों को उठाकर आवर्त सारणी के नीचे दो श्रेणियों के रूप में रख दिया गया है। इन दोनों श्रेणियों को क्रम से लेंथेनाइड व एक्टिनाइड कहते हैं। इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। ध्यान से सुनियो, इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। इन्हें बेटे अंतः संक्रमणीय तत्व भी कहा जाता है। इन्हें आंतरिक संक्रमणीय तत्व भी कहा जाता है। और इन्हें एफ ब्लॉक तत्व हम कहते हैं। इन 14 और 14 28 तत्वों को, 28 तत्वों के ऊपर मैंने लिख रखा है एफ। ये एफ ब्लॉक तत्व हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन खटक रहा होगा कि ये एफ ब्लॉक तत्व क्यों हैं, इन्हें क्यों कहा गया एफ ब्लॉक तत्व? बेटे इन्हें एफ ब्लॉक तत्व इसलिए कहा गया कि इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप sp-d-f में लिख के तो देखो। इनमें से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाहु के नियम से लिख के तो देखो। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री मारेगा ना, ध्यान से देखो यहाँ, ध्यान से, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंट्री मारेगा वो n-2 के f में एंट्री मारेगा, यानी कि थर्ड लास्ट कक्षा के f उपकोष में। ये पॉइंट है कमाल का, थर्ड लास्ट कक्षा के f उपकोष में, या आप कह सकते हो एंटी पेनल्टीमेट कक्षा के f उपकोष में एंट्री मारेगा जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होगा। इसलिए f उपकोष में एंट्री हो रही है, इसलिए हम कहते हैं इन्हें f ब्लॉक तत्व। क्या कहते हैं? f ब्लॉक तत्व। अब जरा थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ने वाला है आपके, थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ेगा बेटे। अपने दिमाग को जो है ना एक बार रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश करो दिमाग को एक बार, क्योंकि मैं अब बहुत थोड़ी सी टेक्निकल बात बताने जा रहा हूं आपको। देखो मुझे एक बात बताओ, आप 11वीं क्लास में जो है, 11वीं क्लास में तो पढ़ के आ गए, ठीक है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपके एस ब्लॉक तत्व हैं उनमें केवल 2 ही वर्ग क्यों हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि पी ब्लॉक तत्वों में 1 2 3 4 5 6 वर्ग क्यों हैं? क्या आपने सोचा है कि डी ब्लॉक तत्वों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही वर्ग क्यों हैं? और एफ ब्लॉक तत्वों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तत्वों की श्रेणियां क्यों हैं? क्या आपने सोचा है कभी कि एस ब्लॉक तत्वों में 2 ही वर्ग क्यों हैं? पी में वर्गों की संख्या, पी ब्लॉक तत्वों के वर्गों की संख्या 6 क्यों है? डी ब्लॉक वर्गों के तत्वों की जो वर्ग हैं डी ब्लॉक में, वो डी ब्लॉक में 10 वर्ग क्यों हैं? और एफ ब्लॉक में श्रेणी में 14 तत्व क्यों हैं? क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में? और यदि सोचा नहीं है तो सुनो ध्यान से बेटे। मुझे एक बात बताओ कि यदि मैं आपको कह दूं कि यार चलो मुझे यूं बताओ कि एस उपकोष जो होता है उसमें कितने कक्षक होते हैं? आप कहोगे जी 1 कक्षक होता है। और 1 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? आप कहोगे 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो बेटे जब एस उपकोष में 1 कक्षक होता है और 1 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो इसमें भी 2 ही वर्ग होंगे। पहला वर्ग तो होगा 1 इलेक्ट्रॉन वाला और दूसरा वर्ग होगा 2 इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, समझ में आ रही बात? यदि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लास्ट में आएगा NS1। एन का मतलब समझते हो ना, बाहरी कक्षा के एस में 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे मुझे कह दे कोई कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, तो एन का मतलब क्या है? कक्षा। और कक्षा का पता किससे चलता है? आवर्त से। किससे पता चलता है? आवर्त से। तो मैं यहाँ कहूंगा 1s1। भाई NS1 बोलना चाहिए था पर मैं 1s1 बोल लूंगा, क्योंकि n का मतलब बाहरी कक्षा और इसके पास तो बेचारे के पास एक ही कक्षा है, वही इसकी क्या है? बाहरी कक्षा है। वो जो 1 कक्षा है वही इसकी बाहरी कक्षा है बेटे। अब यदि किसी ने मुझे यूं कहा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो Li का, लिथियम का, तो NS1 ही लिखना है, पर n की जगह में क्या लिखूंगा? 2। क्या लिखूंगा? 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 2s1। इसका आएगा, देखो n की जगह कितनी कक्षा है इसके पास? 3। 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। चाहे लिख के देख लियो आप बहू के नियम से।
जो मैं बोल रहा लास्ट में वही आना है, गारंटी है इस बात की। लिख के देख लियो आप बहू के नियम से। आप बहू का नियम तो आपने पढ़ रखा 1:2 2:2 वाला। यदि कोई मेरे से पूछे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, तो इन सब का NH2 है, दूसरे वर्ग वालों का क्या है NH2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बेटे Be का, देखो n की जगह क्या लिखूंगा 2S2 आएगा, बाद में चाहे लिख के देख लेना आप, 2S2 आएगा। इसमें क्या आएगा 3S2, इसमें इसमें क्या आएगा 4S2 5S2 6S2 7S2। ठीक है, 7S2, क्या आप इस बात को समझते हो? 7S2, 7 का मतलब है कि परमाणु के पास 7 कक्षाएं हैं, और 7S का मतलब है कि हम बाहरी कक्षा यानी 7वीं कक्षा के S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन को भर रहे हैं। 7S2 7वीं कक्षा के S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि S जो उपकोष होता है उसमें होता है एक कक्षक, और एक कक्षक में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। इसलिए S उपकोष तत्वों के या S ब्लॉक तत्वों के 2 ही वर्ग हैं। ठीक है बेटे, यदि मैं आपको कहूं कि आप मुझे ये बता दो कि जो P उपकोष होता है उसमें कितने कक्षक होते हैं, तो आप कहोगे कि सर 3 कक्षक होते हैं। मैं पूछूंगा 3 कक्षक में आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो आप कहोगे कि सर 3 उपकोष में हम भर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 इलेक्ट्रॉन तो भर सकते हो इनमें। एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, एक कक्षक में 2। तो जब P उपकोष में 3 कक्षक हैं, इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6। तो इसीलिए बेटे P ब्लॉक तत्वों के 6 ग्रुप हैं। देखो 1 2 3 4 5 6। क्या आपने ये बातें कभी सोची थी? अब यदि मैं आपको कह दूं कि यार मुझे यूं बताओ कि जो D उपकोष होता है उसमें कितने कक्षक होते हैं, आप कहोगे सर D उपकोष में कक्षक होते हैं 5। जब 5 कक्षक होते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हो आप इसमें? आप कहोगे कि सर हम इसमें भर सकते हैं 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। जब आप इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो तो देखियो जरा ध्यान से, डी ब्लॉक तत्वों के कितने ग्रुप हैं? कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही तो हैं बेटे। तो 10 हैं, तो इसका मतलब पता क्या है, इसमें तो D में 1 होगा, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, इस तरह होंगे इनमें D में इलेक्ट्रॉन। और ये बात ध्यान रखना n-1 के D में जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन D ब्लॉक तत्वों का। अब मैं आपसे पूछ लूं कि आप मुझे यूं बताओ बेटे F उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, आप कहोगे 7 होते हैं। जब F उपकोष में 7 कक्षक होते हैं, 7 डब्बे ऐसे ऐसे मैं बनाऊंगा, तो 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन ही तो आएंगे टोटल। जब 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए F ब्लॉक तत्वों की एक सीरीज में, एक श्रेणी में 14 तत्व इसलिए हैं बेटे। ये है F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F5, 7 के बाद F8 F9 F10 F11 F12 F13 और F14, यानी F1 से लेके F14 तक हो सकता है। बताओ ये खेल समझ में आ रहा है क्या आपके? तो अब मुझे ये सारी बातें समझने के बाद यार जरा एक उत्तर तो दो। मुझे यूं बताओ बेटे कि क्या हम इस पूरी आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का खेल नहीं खेल रहे हैं क्या? क्या हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात नहीं कर रहे क्या बेटे? तो यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात कर रहे, तो आप क्यों नहीं कहते कि दीर्घाकार आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाई गई है? दीर्घाकार आवर्त सारणी में सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है आपको, ध्यान से समझो। अब असली खेल पे आगे, ध्यान से सुनियो बिल्कुल बेटे। यदि दीर्घाकार आवर्त सारणी की हम बात करें, तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। उनमें से पहले तो है S ब्लॉक तत्व, देखो यहां लिखा हुआ है S ब्लॉक। दूसरे क्या है? P ब्लॉक तत्व। तीसरे क्या है? D ब्लॉक। और चौथे क्या है? F ब्लॉक। तो यदि कोई आपसे सवाल पूछे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में उपस्थित 118 तत्वों को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है, तो आपका जवाब क्या होगा बताओ? आपका जवाब होगा कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में उपस्थित सभी तत्वों को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। अगला सवाल आपके ऊपर फेंक के मारा जाएगा कि वे 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं, नाम बताओ।
आप कहोगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्व। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एस ब्लॉक तत्व किन्हें कहते हैं, तो आप कहोगे कि एस ब्लॉक तत्व आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 1 से 2 वाले तत्व एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ये पहला और दूसरा वर्ग ये क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक तत्व। यदि आपसे कोई सवाल पूछे ना कि एस ब्लॉक तत्व किन्हें कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 1 व 2 के तत्व एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो पी ब्लॉक तत्व हैं वे कौन से हैं, तो आप कहोगे कि वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्व, 13 से लेकर 18 तक के तत्व पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटे, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। कोई आपसे पूछे कि डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3 से 12 तक के तत्व, वर्ग संख्या 3 से 12 तक के तत्व डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। किसी ने आपसे सवाल पूछा कि एफ ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, तो आप कहोगे दीर्घाकार आवर्त सारणी में तीसरे वर्ग से 14 तत्वों को, तीसरे वर्ग के 14 तत्वों को उठाकर आवर्त सारणी के नीचे 2 श्रेणियों के रूप में रखा गया है। इन 2 श्रेणियों को ही एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। बताओ समझ में आ रहा क्या। तो आप एस पी डी एफ, यदि कोई आपसे इन चारों ब्लॉकों के बारे में पूछ ले तो आप बता दोगे क्या कि एस ब्लॉक तत्वों का क्या मतलब है, पी ब्लॉक तत्व कौन से हैं, डी ब्लॉक तत्व कौन से हैं और एफ ब्लॉक तत्व कौन से हैं, बता दोगे क्या, उम्मीद है बता दोगे। अब एग्जामिनर होता है बहुत ज्यादा खतरनाक, या पेपर सेटर होता है बहुत ज्यादा खतरनाक। वो पेपर सेटर या एग्जामिनर एक खतरनाक बॉलर है। क्या है, खतरनाक बॉलर। और विद्यार्थी है एक सीधा साधा बैट्समैन, बहुत सीधा बैट्समैन, जिसे कुछ पता ही नहीं दुनिया का कि दुनिया कितनी रंगीन है और कितनी खतरनाक है। एक सीधा साधा बैट्समैन, एक प्यारा सा विद्यार्थी, एक प्यारा सा स्टूडेंट, और एक खतरनाक फास्ट बॉलर, एक खतरनाक एग्जामिनर या पेपर सेटर। वो आपसे सवाल पे सवाल पूछेगा और खतरनाक सवाल पूछेगा। मतलब वो ऐसी बॉल फेंकना चाहेगा कि आप पहली बॉल में क्लीन बोल्ड हो जाओ और आपका मिडिल स्टंप उखड़ जाए, ऐसा कोशिश करेगा वो बॉलर। और आप सीधे साधे बैट्समैन हो, आप उसे जब भागता हुआ देखोगे जब भी विकेट छोड़ के भाग जाओगे कि यार मेरे बस का नहीं है। पर आपको बेटे तैयार रहना है, उस खतरनाक बॉलर की पहली बॉल पे छक्का मारना है। एग्जामिनर या पेपर सेटर खतरनाक बॉलर और बच्चा एक सीधा साधा बैट्समैन। तो बच्चे की कोचिंग चल रही है, यदि वो बच्चा ढंग से कोचिंग उसने कर ली अपनी, तो पहली बॉल पे ही छक्का मारेगा, पक्की बात है, पहली बॉल पे ही। और जहां पेपर सेटर या उस खतरनाक बॉलर की पहली बॉल पे छक्का लग गया ना, तो उसके हौसले हो जाएंगे पस्त, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन और उस सीधे साधे विद्यार्थी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप हो जाएगा। ठीक है, आपने बता दिया कि एस पी डी एफ ब्लॉक तत्व क्या होते हैं। ठीक है, आपने बता दिया कौन से तत्व एस ब्लॉक हैं, कौन से पी ब्लॉक हैं, कौन से डी ब्लॉक हैं, कौन से एफ ब्लॉक तत्व हैं, आपने बता दिया। अब एग्जामिनर दूसरा सवाल पूछेगा कि एस ब्लॉक तत्वों को हम एस ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं, या वर्ग संख्या 1 व 2 के तत्वों को हम एस ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं। तो आपका जवाब है कि वर्ग संख्या 1 व 2 के तत्वों को एस ब्लॉक तत्व इसलिए कहा जाता है, यहां देखियो ध्यान से, क्योंकि उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, ये क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन NS उपकोष में प्रवेश करता है। ये लिखा NS। N का मतलब क्या होता है बताओ, देखिए जरा, N का मतलब क्या है, बाहरी कक्षा। क्योंकि उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के S उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें S ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है, वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्वों को P ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि क्यों कहते हैं। तो आप कहोगे कि वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक तत्व, यही तो है 13 से 18, पी ब्लॉक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन NP में प्रवेश करता है। N माने बाहरी कक्षा के P उपकोष में प्रवेश करता है। और वर्ग संख्या 3 से 12 तक के तत्व, 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है, तो आप कहोगे क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है। N-1 पता है ना, सेकंड लास्ट कक्षा,
तो आप कहोगे कि वर्ग संख्या 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन सेकंड लास्ट कक्षा के डी उपकोष में प्रवेश करता है या पेनल्टीमेट कक्षा के डी उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है बेटे। और कोई पूछे यार यूं बताओ, ये जो आवर्त सारणी के नीचे तीसरे वर्ग से और छठे व सातवें आवर्त से 14-14 तत्वों को उठा के आवर्त सारणी के नीचे 2 श्रेणियों में रखा गया है, इन्हें हम एफ ब्लॉक तत्व इन्हें क्यों कहते हैं एफ ब्लॉक तत्व? तो आप कहोगे इन्हें एफ ब्लॉक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन थर्ड लास्ट कक्षा के एफ उपकोष में प्रवेश करता है n-2 एफ में। देखो n-2 कौन सी कक्षा है? लास्ट, सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट। थर्ड लास्ट कक्षा के एफ उपकोष में प्रवेश करता है अंतिम इलेक्ट्रॉन या एंटी पेनल्टीमेट कक्षा के एफ उपकोष में प्रवेश करता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसलिए इन्हें कहते हैं एफ ब्लॉक तत्व। ठीक है बेटे। बताओ इतनी बात आपके पल्ले पड़ रही क्या? मैंने बता दिया कि चारों ब्लॉक क्या हैं और इन्हें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक नाम क्यों दिया गया है। अच्छा एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझियो बेटे। जो एस ब्लॉक तत्व होते हैं ना, उनकी एक खासियत है। खासियत ये है कि एस ब्लॉक तत्वों में केवल n अपूर्ण होता है। n माने क्या है? n माने है बाहरी कक्षा। एस ब्लॉक तत्वों में केवल बाहरी कक्षा अपूर्ण होती है। ध्यान से सुन लो, दिमाग में घुसा लो इस बात को, जरूरत पड़ने वाली बेटे। मैंने बताया कि एस ब्लॉक तत्वों में केवल n अपूर्ण यानी केवल बाहरी कक्षा ही इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट का मतलब समझते हो ना भाई? कक्षा कब कंप्लीट होगी? जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, जब ही तो होगी कंप्लीट। कोई भी कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन होने पर कंप्लीट हो जाती है। वैसे बहुत सारी कक्षाएं ऐसी हैं जिनमें 8 से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पर बाहरी कक्षा तो 8 इलेक्ट्रॉन में कंप्लीट हो जाती है। हालांकि हाइड्रोजन और हीलियम की बाहरी कक्षा तो 2 ही इलेक्ट्रॉनों में कंप्लीट हो जाती है या पूर्ण हो जाती है। आप पढ़ते हो 2n² का नियम, तो 2n² से आप निकाल सकते हो। 11वीं में आपने सीखा है इस चीज को। पर यहाँ सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो एस ब्लॉक तत्व हैं उनकी केवल n अपूर्ण होती है, यानी केवल बाहरी कक्षा इनकम्प्लीट होती है। इसलिए हम एस ब्लॉक तत्वों को कहते हैं सामान्य तत्व। क्या कहते हैं? सामान्य तत्व। पी ब्लॉक तत्वों की एक खासियत बताऊं कि इनकी भी केवल n अपूर्ण होती है, केवल बाहरी कक्षा ही इनकम्प्लीट होती है, इसलिए इन्हें भी हम कहते हैं सामान्य तत्व। क्या कहते हैं बेटे? सामान्य तत्व कहते हैं। अब डी ब्लॉक तत्वों की एक बात बताऊं। डी ब्लॉक तत्वों की n व n-1 अपूर्ण। n का मतलब बाहरी कक्षा, n-1 का मतलब सेकंड लास्ट कक्षा, यानी बाहर की 2 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं। किनकी? डी ब्लॉक तत्वों की। ध्यान से सुन लो, डी ब्लॉक तत्वों की बाहर की 2 कक्षाएं इनकम्प्लीट होती हैं, इसीलिए तो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी में एंट्री मारता है। एन डी में नहीं, n-1 डी में एंट्री मारता है, क्योंकि n भी इनकम्प्लीट है, n-1 भी इनकम्प्लीट है। तो बाहर की 2 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं, तो इसलिए भी आप इन्हें कह सकते हो संक्रमण तत्व या संक्रमणीय तत्व। और इसका एक और कारण है। दूसरा कारण पता क्या है? दूसरा कारण यह है कि देखो डी ब्लॉक तत्व ये रखे बीच में, वर्ग संख्या 3 से 12 तक के तत्वों को हम कहते हैं डी ब्लॉक तत्व। ये किस किस के बीच में रखे हुए बेटे? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में नहीं रखे क्या? ये दिख रहा है नहीं दिख रहा तुम्हें? ये बेटे एस ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक तत्वों के बीच में रखा डी ब्लॉक तत्वों को। और जब इनके बीच में रखा ना, तो डी ब्लॉक तत्व कभी तो इनके जैसे गुण दिखाते हैं और कभी इनके जैसे गुण दिखाते हैं। मतलब एस ब्लॉक तत्वों के जो गुण हैं वे, सॉरी, डी ब्लॉक तत्वों के जो गुण हैं वे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के गुणों से मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते, और मिलते जुलते को ही कहते हैं संकरण होना। संकरण का मतलब बायोलॉजी यदि आपके पास है तो आपको पता है, संकरण का मतलब है मिलना, आपस में मिलना जुलना। संकरण, मिलावट, मिश्रण, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड, पता है ना आपको? जैसे आजकल बहुत सारी सब्जी और फल हाइब्रिड आ रहे हैं। यदि आपके क्षेत्र में आप गर्मियों के दिनों में खीरे खाते हो सलाद में, तो खीरे 2 तरह के आपको मार्केट में नजर आएंगे। एक तो खीरे ऐसे होंगे जिन्हें सब्जी वाला कहेगा कि देसी खीरे हैं, देसी खीरे हैं और महंगे हैं, और एक को वो बताने का ही नहीं कि कैसे हैं, पर वे सस्ते होंगे और देखने में भी आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो वो जो है क्या है? वो है हाइब्रिड खीरा।
हाइब्रिड खीरा देसी खीरा और अंग्रेजी खीरे का क्या है, मिलावट है, मिलावट। वो क्या है, वो संक्रमण है, यानी कि एक तरह का क्या कहना चाहिए कि दोनों की मिलावट है, देसी की और अंग्रेजी की मिलावट, उसे कहते हैं हम हाइब्रिड या मिश्रण। ठीक है बेटे, तो इसका बिल्कुल यही मतलब है। तो यदि डी ब्लॉक तत्वों की बात करें तो इनके गुण एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लगभग मिले जुले हैं, कभी इसके जैसे कभी इसके जैसे दिखाते हैं, इसलिए भी हम इन्हें यहाँ देखो क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व, या कुछ लोग इन्हें कहते हैं संक्रमणीय तत्व। क्या कहते हैं, संक्रमणीय तत्व भी कुछ लोग इन्हें कहते हैं। ठीक है बेटे, और डी ब्लॉक तत्व तो है ही इनका नाम। अच्छा एक बात बताऊं एफ ब्लॉक तत्वों के बारे में, बहुत अच्छी। एफ ब्लॉक तत्वों के एन यानी यह कक्षा, n-1 यानी सेकंड लास्ट कक्षा, n-2 यानी थर्ड लास्ट कक्षा, अपूर्ण। इसका मतलब तो यार एफ ब्लॉक तत्वों की बाहर की 3 कक्षाएं इनकम्प्लीट होती हैं। जब इनकी बाहर की 3 कक्षाएं इनकम्प्लीट होती हैं तो जभी तो आखिरी इलेक्ट्रॉन ना तो इसमें ना तो इसमें इसके एफ उपकोष में एंट्री मारता है, n-2 के एफ उपकोष में, देखो लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन n-2 एफ में एंट्री मारेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन। यही चीज है जो आपको समझनी चाहिए। अब आप आवर्त सारणी में तो रट्टा मार लो और आवर्त सारणी को समझो ना कुछ भी, तो क्या फायदा है बेटे इसे पढ़ने का। आवर्त सारणी रटने के लिए नहीं बनाई है वैज्ञानिकों ने, समझने के लिए बनाई है, समझने के लिए। ठीक है बेटे, तो आपको पता होना चाहिए कि एफ ब्लॉक तत्वों की बाहर की 3 कक्षाएं माने n, n-1 और n-2, n, n-1 और n-2 तीनों कक्षाएं इनकम्प्लीट होती हैं बेटे, अपूर्ण होती हैं, और इसलिए भी कुछ लोग इन्हें कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं बेटे, आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतः संक्रमणीय तत्व। ठीक है, इनके गुण जो होंगे ना एफ ब्लॉक तत्वों के, वे जो है एस, पी और डी के मिले जुले गुण होंगे। मतलब कुछ गुण एस के, कुछ पी के, कुछ डी के, सबके मिले जुले, यानी कि डी से भी ज्यादा संक्रमणीयता दिखा रहे हैं, डी से भी ज्यादा संक्रमणीयता दिखा रहे हैं, इसलिए कहा आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है बेटे, अच्छा एक चीज बताऊं आपको, ये जो एफ ब्लॉक तत्व हैं इन्हें आप आंतरिक संक्रमणीय तत्व तो कहते ही हो, पर इन्हें बेटे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड भी तो कहते हो। इनकी 2 श्रेणियां हैं, पहली श्रेणी को आप लेंथेनाइड और दूसरी को क्या कह सकते हो, एक्टिनाइड कह सकते हो। और बेटे एक बात और बताऊं, ये जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड हैं माने जो एफ ब्लॉक तत्व हैं, माने जो आंतरिक संक्रमणीय तत्व हैं या अंतः संक्रमणीय तत्व हैं, ये हमारी पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत कम का मतलब ना के बराबर, माने बहुत दुर्लभ हैं। कैसे हैं, दुर्लभ, रेयर, जो बहुत कम मिलता हो। ठीक है, जैसे एक होनहार विद्यार्थी दुर्लभ है, एक आदर्श विद्यार्थी दुर्लभ है, जैसे एक आदर्श अध्यापक बहुत दुर्लभ है, एक आदर्श अध्यापक बहुत दुर्लभ है, जिसके मन में कोई लालच ही ना हो, बहुत दुर्लभ है, जो सिर्फ विद्यार्थियों के प्रति समर्पित हो, बहुत दुर्लभ है। ऐसा विद्यार्थी जो पढ़ाई के प्रति और अपने गुरुओं के प्रति समर्पित हो, बहुत दुर्लभ है। इसी तरीके से जो एफ ब्लॉक तत्व है 14 दूनी 28 तत्व, ये 28 तत्व हमारी पृथ्वी में, हमारी भू प्रॉपर्टी में इनका पाया जाना बहुत दुर्लभ है। इन्हें ज्यादातर वैज्ञानिकों ने कृत्रिम विधियों से बनाया है। ठीक है, या फिर धरती में इनकी मात्रा बहुत कम है, कहीं मिलेंगे बहुत कम मात्रा में, इसलिए इन्हें एफ ब्लॉक तत्वों को बेटे दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। इस बात को कान खोल के सुन लियो, एफ ब्लॉक तत्वों को आपने आंतरिक संक्रमण तत्व कहा, अच्छी बात है, आपने अंतः संक्रमण तत्व कहा, अच्छी बात है, आपने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कहा, अच्छी बात है, पर बेटे इनका नाम दुर्लभ मृदा तत्व भी है। समझोगे ना, दुर्लभ मृदा तत्व क्यों है, मैंने बता दिया। दुर्लभ माने बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से, या बहुत कम। मृदा माने मिट्टी में मिलने वाले तत्व, मिट्टी में बहुत कम मिलते हैं, मृदा मिट्टी को ही तो कहते हैं। अब हम लास्ट स्टेप पे आगे, ध्यान से समझियो जरा, सोना जियो कोई सा भी, ध्यान से समझो जरा। लास्ट स्टेप है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है बेटे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि एस ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो बेटे एस ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS122,
ध्यान से सुनियो, एन का मतलब पता है ना, बाहरी कक्षा के एस में एक या दो इलेक्ट्रॉन होंगे। NS1 तो होगा इन सब का, पहले वर्ग वालों का NS1, और NS2 होगा इनका दूसरे वर्ग वालों का। और N क्या है? कक्षा, पहली कक्षा, इसका NS1। NS1 को क्या बोल लूंगा? 1S1। इसे क्या बोल लूंगा? 2S1। इसे 3S1, 4S1। N की जगह कक्षा बोल रहा मैं, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1। यार तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के तो देखो, सबसे लास्ट में जो है 7S1 आएगा, इस बात की गारंटी है 7S1 आएगा। यदि मैं यूं कहूं कि चलो यार हम एक एक को नहीं पढ़ रहे, मैंने कैल्शियम के ऊपर गोला मार दिया, यूं कहा यार हिम्मत है तो बताओ इसके लास्ट में क्या आएगा, तो आप कहोगे कि भाई दूसरा वर्ग है, NS1 तो होता है इनका, और इनका होता है दूसरे वर्ग वालों का NS2, और आप कैल्शियम की बात कर रहे, तो कैल्शियम कौन से आवर्त में? चौथे आवर्त में है, तो N की जगह तो 4 लिखेंगे। 4S2, 4S2, 4S2 आएगा, देख लियो लिख के, चाहे आप 20 को जब लिखोगे 1S2, 2S2, 2p6, 3S2, 3p6, 4S2, अब हुए 20, 1S2, 2S2, 2p6, 3S2, 3p6, 4S2, अब हुए 20, तो लास्ट में 4S2 नहीं आया क्या? मतलब बात बिल्कुल सिंपल है बेटे, कि आपको यदि कहीं इस तरीके से मैं पॉइंटर को रख दूं ना, मैंने कहा यार जरा इसका बताओ मैग्नीशियम का लास्ट में क्या आएगा, तो आपको पता है NS2 आना, क्या आना? NS2, तो N की जगह क्या बोलोगे? 3, 3S2 लिख के देख लो, चाहे आप 12 को 3S2 आएगा, बाद में लिख के देख लो आप बाउ के नियम से। लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आएगा 3S2, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी कक्षा के S में जाएगा, लास्ट का इलेक्ट्रॉन। तो जो S ब्लॉक तत्व हैं, यहां देखो S ब्लॉक तत्व, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS122, इन सब का NS1 और इन सब का NS2। N का मतलब तो समझते हो, कक्षा की संख्याएं लिखी हुई आवर्त को कहते हैं कक्षा की संख्या, ठीक है। अब बात आगे P ब्लॉक। P ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NP126, NP126। जैसे मैं आपको कह दूं कि इसका क्या होगा? NP1 होगा, इन सब का NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6। सुनो ध्यान से, 1 to 6 तो यूं ही गया, क्योंकि P में 3 कक्षक हैं और 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6, समझ रहे? अब जैसे मैं कह दूं यार चल बोरोन का ही बता रही, चलो बोरोन कक्षा देखो कौन सी है, बोरोन है कक्षा दूसरी। जब दूसरी कक्षा है तो N की जगह तो 2 आएगा, 2p1 होगा, इसका लिख के देख लियो, चाहे क्या होगा? 2p1, क्या होगा बेटे? 2p1, क्योंकि ये P1 है, P2, P3, P4, P5, P6, यही तो है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, NP126, पहले वालों का सबका NP1 है 13वें वर्ग का, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6। तो यदि मैं कहीं भी रैंडमली यहाँ कह दूं ना कि चलो यार सल्फर की बात कर रही, तो आपको पता है NP126 आना, तो सल्फर को यूं देखो ना, कौन से का है? तीसरे आवर्त का है, तो N की जगह तो आएगा 3, 3p। अब देखो 3p के ऊपर क्या लगाऊं? P1, P2, P3, P4, 3p4 आएगा, क्या आएगा बेटे? 3p4। इस खेल को समझ लो जरा ध्यान से, ये खेल आपको समझना पड़ेगा बेटे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बेटे? 3p4 होगा। देखो तीसरा आवर्त है NP, N की जगह 3, 3p, और ये क्या है? 3p, यही तो है सल्फर, P1, P2, P3, P4, ये होगा 3p4। क्या होगा बेटे? 3p4 होगा। चलो अच्छा इसे देखो, तुम कहाँ देखें, कुछ और देख लो, चलो ब्रोमीन देख लो। ब्रोमीन कौन से आवर्त में है? चौथे में है, तो चौथे में है तो 4p, और यहाँ देखियो 1 2 3 4 5, 4p5 आएगा, देख लियो चाहे क्या आएगा? 4p5 लास्ट में, जब ब्रोमीन 35 का लिखोगे, 35 को जब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 इस तरह लिखोगे ना, तो 35 के लास्ट में, ब्रोमीन के लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा? 4p5, क्या आएगा? 4p5। ये चीजें समझनी पड़ेंगी। तो ये हो गया आपका P ब्लॉक तत्व। अब आ जाओ D ब्लॉक पे। D ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे जरा गौर फरमाओ, थोड़ा मुश्किल है। D ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 D1 to 10 NS1 to 2, यानी कि सेकंड लास्ट कक्षा के D में तो आते हैं 1 से 10 तक, और S में आते हैं, लास्ट कक्षा के S में आते हैं 1 से 2 तक।
तो NS1 to 2 से तो ज्यादा मतलब है नहीं, मतलब है N-1 D 1 to 10 से, यानी सेकंड लास्ट कक्षा के डी में 1 से 10। देखो ध्यान से देखियो, इस बात को बच्चे समझते नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो N-1 के डी में 1 से 10 तक, यदि मैं पूछूं स्कैंडियम 21, तो इसके पास कितनी कक्षाएं हैं? 4। तो चौथी कक्षा के डी में नहीं जाने का इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ लिखा हुआ है N-1 के डी में जाएगा, और आपको पता है N-1 यदि यह चौथी कक्षा, तो ये कौन सी होगी? तीसरी। तो इसके लास्ट में आएगा, वैसे तो 4 कक्षाएं हैं इसके पास, पर लास्ट में आएगा 3D1। क्या आएगा? 3D1। इन सब के पास 4 कक्षाएं हैं। 3D1, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10, इस तरह ही तो होगा। तो आपको पता कि ये चौथी कक्षा वाले हैं सारे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 3D1। लिख के देख लियो, चाहे लास्ट में 3D1 होगा लिखा हुआ, चाहे लिख के देख लियो आप 21 को, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और 3p6 के बाद आएगा लास्ट में क्या आएगा? 3D1। क्या आएगा बेटे? 3D1। आप बाउ का नियम लगा लियो चाहे आप, तो यहाँ तो होगा 3D1। अब यदि मैं कह दूं यार तुम रैंडमली उठा लो ना किसी को, मान लो हम मॉलिब्डेनम को उठा रहे 42, तो मॉलिब्डेनम 42 पे जब हम काम करेंगे तो कितनी कक्षाएं हैं गरीब आदमी के पास? 5। तो 5वीं कक्षा के डी में तो जाने से रहा इलेक्ट्रॉन, कौन सी कक्षा के डी में जाएगा बताओ? चौथी कक्षा के डी में जाएगा, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे देखियो? 1 2 3 4, तो ये होगा 4D4। लिख के देख लियो 42 को, 4D4 आएगा लास्ट में। लास्ट में क्या आएगा? 4D4। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डी ब्लॉक तत्व हैं, पेपर सेटर यूं पूछता है कि डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दो, क्या होता है? हिम्मत है तो, जो तुम इतना पढ़ रहे, तो आप कहोगे कि डी ब्लॉक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 D 1 to 10 NS 1 to 2। बस यहाँ खेल इतने में ही है, N-1 D 1 to 10 में कर लोगे। चलो यार इसका ऑस्मियम का लिख के दिखाओ। 76 है, 76। यहाँ देखो 6 कक्षाएं हैं, 6 कक्षाएं हैं, तो ये छठी कक्षा के डी में तो जाने का नहीं है। कौन सी के डी में जाएगा? 5वीं के डी में। तो 5D के ऊपर क्या चढ़ाऊं देखियो जरा, 1 2 3 4 5 6, 5D6 आएगा लास्ट में। क्या आएगा? 5D6। ठीक है, ध्यान रखोगे इस बात को, कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब आपको पेन उठा के लिखने की जरूरत नहीं, आप इसे देख के बता दोगे कि किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। अब आ जाओ आप इस पे, गरीब आदमी पे, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक तत्वों का यदि कोई आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है तो N-2 F1 to 14। आपको पता है कि थर्ड लास्ट ऑर्बिट के एफ उपकोष में जाता है ना इलेक्ट्रॉन, तो N-2 थर्ड लास्ट ऑर्बिट ही तो है, थर्ड लास्ट कक्षा है, एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट है। N-2 के एफ में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बाकी सेकंड लास्ट के डी में 0 से 1 और लास्ट के एस में 2। हम डी से नहीं मतलब है, एस से मतलब नहीं है, तो हो जाएंगी सेटिंग। मेन चीज इसकी है बेटे, थर्ड लास्ट कक्षा का एफ देखना पड़ेगा, थर्ड लास्ट। अब देखो यूं बताओ, लेंथेनाइड हैं, ये दिख रहे लेंथेनाइड, कौन से वर्ग से उठा रखे? आप कहोगे जी तीसरे वर्ग से उठा रखे, और लेंथेनम इनका बाप ये बैठा है यहाँ। ठीक है, सही बात है बेटे। अब मुझे यूं बताओ कि इन्हें जब आपने यहाँ से उठा रखा तो कौन से आवर्त से उठा रखा इन्हें? छठे आवर्त से। इसका मतलब देखो यहाँ से उठा रखा, कौन सा आवर्त है? छठा आवर्त। यानी कि इन सब के पास 6 कक्षाएं हैं। लेंथेनाइड्स के पास कितनी कक्षाएं हैं सबके पास, यूं बताओ? लेंथेनाइड्स के पास सबके पास 6 कक्षाएं हैं। तो क्या मैं इसे 6F1 लिखूंगा बाद में? 6F1 आएगा क्या? आप कहोगे सर नहीं, बाहरी कक्षा के एफ में थोड़ा ही जाना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो थर्ड लास्ट के एफ में जाना। 6 कक्षाएं हैं तो छठी के एफ में नहीं जाने का इलेक्ट्रॉन, छठी से पहली 5वीं के एफ में नहीं जाने का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाएगा चौथी कक्षा के एफ में। तो इसे आप 4F1 आएगा इसमें लास्ट में। क्या आएगा? 4F1। जब आप बाहु के नियम से लिखोगे 58 को, लिख के देख लियो चाहे, 4F1 आएगा। इसमें आएगा 4F2 4F5 F6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। यानी कि कहने की बात यह है कि आप इस बात का ध्यान रखोगे कि यहाँ तो F1 आएगा, यहाँ F2 आएगा, यहाँ F3 F4 F5 F6 F14 इसमें आएगा। बस यूं ध्यान रखना है कि इन सब के पास कक्षाएं 6 हैं, तो 6F1 नहीं है, ये 6F2 नहीं है, ये ना तो 6F1 है, ना तो ये 5F1 है, ये 4F1 आना है इसमें।
4f1, और इसमें आना 4f2, इसमें आना 4f3, इसमें आना 4f5, 4f6, 4f7, 4f8, 4f9, 10, 11, 12, 13, 14 आएगा लास्ट में। ध्यान रखनी इस चीज को। तो एक्टिनाइड में आ जाओ। एक्टिनाइड को हमने तीसरे वर्ग से उठा रखा और 7वें आवर्त से उठा रखा। जब 7वें आवर्त से उठा रखा तो क्या इनकी 7वीं कक्षा के एफ में जाएगा इलेक्ट्रॉन? आप कहोगे नहीं सर। क्या इनकी 6ठी के एफ में जाएगा? नहीं सर। 5वीं के एफ में जाएगा सर। कहाँ जाएगा? 5वीं कक्षा के एफ में। तो ये 5f1 होगा थोरियम, और ये लोरेंसियम होगा 5f14। 5f में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके। ये चीज समझनी। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए। अब देखो, ये चीज समझ के हम पहुंचे किस निष्कर्ष पे? हम बेटे इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो आपका जो चैप्टर है, जो हमें स्टार्ट करना है क्या कर ही दिया। जो चैप्टर हमें स्टार्ट करना है उसका नाम है पी ब्लॉक तत्व। क्या नाम है बेटे? पी ब्लॉक तत्व है। तो पी ब्लॉक तत्वों का आपको पता होना चाहिए क्या है लोकेशन। वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक के तत्व पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्व पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। यहाँ टारगेट करो, पी ब्लॉक तत्व कौन से हैं? वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्व। इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? बाहरी कक्षा के पी उपकोष में जाता है। इनका केवल बाहरी कक्षा अपूर्ण होता है, इसलिए इन्हें सामान्य तत्व कहते हैं, और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Np126। तो हमने जो है वर्ग संख्या 13 को पढ़ लिया था कक्षा 11 में 11th में, और वर्ग संख्या 14 को भी पढ़ लिया था हमने 11th में। अब हमारे पास बचे हैं 15, 16, 17, 18। इन 4 ग्रुप्स का हमें इलाज करना है अपने कोर्स में 12वीं क्लास के, जो हमारा यूनिट है पी ब्लॉक तत्व। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 15। इसे स्टार्ट करेंगे NPAS SBBI और UUP, इन्हें पढ़ेंगे बेटे हम। समझ में आ रही बात? तो कल से मैं ग्रुप नंबर 15, इन्हें कहते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व, क्योंकि इन सब के गुण नाइट्रोजन जैसे हैं। और इन्हें बेटे कुछ लोग निकोजन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निकोजन्स। निकोजन्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और निकोजन्स का मतलब है गला घोंटने वाले या दम घोंटने वाले। तो ये गला घोंटने वाले या दम घोंटने वाले तत्व हैं। ठीक है बेटे, समझ में आ रही ना बात? तो ग्रुप नंबर 15 को कल मैं स्टार्ट करूंगा। आप जल्दी से अच्छा स्क्रीनशॉट लो। हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे अपने नोट्स बनाने के लिए। और इस आवर्त सारणी में रट्टा नहीं मारना किसी को, कभी रटना शुरू कर दो इसे समझना है बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। हालांकि ये चीजें हमने कक्षा 9 में, 10 में, 11 में पढ़ी हैं, पर फिर भी मैंने ऊपर ऊपर से थोड़ी बातें आपको समझाई हैं। यदि मैं आवर्त सारणी के गहराई में चला जाऊं ना बेटे, तो मुझे बहुत कम लगेंगे, 2 या 3 दिन भी हम लगातार बात करते रहेंगे इसके बारे में, और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हमारे सामने आएंगी। पर बेटे हमें कक्षा 12 तक ही रखना है अपना लेवल, इससे ऊपर नहीं जाना है। यदि हम ऊपर जाएंगे तो मजा तो बहुत आएगा पढ़ने में, और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। पर बेटे हमें थोड़ा लिमिट में रह के और टारगेट को ध्यान रख के काम करना है। ठीक है बेटे? तो मैं कहता हूँ बेटे, प्ले लिस्ट से हमें पढ़ना चाहिए, और शुरू से नोट्स बनाने चाहिए। अपने प्ले लिस्ट में जाके आप पढ़ो, और हर एक टॉपिक के नोट्स बनाओ और रिवीजन करो। और बेटे पढ़ाई करोगे तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत मजे आएंगे लाइफ को जीने में। और यदि मेहनत नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत है। ठीक है बेटे? तो थैंक यू वेरी मच for watching this video. Okay, bye.